नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। उत्तराखंड में 9 जनवरी से मौसम बदलने के आसार है। प्रदेश भर में 9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 9 और 10 जनवरी को हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि प्रदेश में अगले 5 दिन तापमान सामान्य बना रहेगा। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में 5 दिन कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि दून, चंपावत, नैनीताल और पौड़ी में भी सुबह शाम कोहरा छा सकता है। 5 दिनों में उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। कोहरे की बात करें तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में जैसे कोहरा मिल रहा है, तो अगले आने वाले 3 दिनों में उत्तराखंड में जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर उतले से लेकर मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद है, वहां पर कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी मिल सकता है। हाँ, तापमान की बात करें तो अभी वर्तमान में जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के आसपास चल रहे हैं, जिनमें आगे आने वाले 3-4 दिनों में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है और जो तापमान है अधिकतम और न्यूनतम तापमान वो सामान्य के आसपास ही बने रहेंगे। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने मसूरी की विकास योजनाओं की विभागीय समीक्षा बैठक ली और जनता की समस्याओं को सुना। कैबिनेट मंत्री ने विकास कार्यों पर धीमी गति पर अधिकारियों की जमकर खिंचाई की है। बैठक में 15 वर्ष से अधिक समय से सीवर योजना पूरी न होने और यमुना पेयजल योजना का पानी जनता तक नहीं पहुंचने पर अधिकारियों को फटकार लगाई है, जिस पर पेयजल निगम के अधिकारियों ने अप्रैल तक पेयजल योजना जनता को समर्पित करने की बात कही है। वहीं सीवर लाइन पर वन विभाग की आपत्ति पर डीएफओ को शीघ्र एनओसी देने को कहा है। कोई बात नहीं, इंतजार कीजिएगा। नए साल के अभी शुरू हुआ है और शुरुआत में ही आपको जो है मिठाई आपके मुंह तक पहुंच जाएगी। माल रोड का सुंदरीकरण जिस प्रकार से आपका चल रहा था उस प्रकार से हुआ नहीं। आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा। देखिए, माल रोड में जितनी बार काम, कभी बारिश हो गई, कभी टूरिस्ट का फ्लो जाता है, जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था काम नहीं हो पाया। लेकिन मैंने एमडीडीए और नगर निगम, एमडीडीए, नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी तीनों ध्यान निश्चित कर दिया है। जहां पर जो जिसका काम होगा उसे पूरा करेगा। माल रोड मसूरी का हृदय है, क्योंकि पूरा टूरिस्ट वहां पर आता है, तो हृदय को तो बिल्कुल फिट होना चाहिए, उसको हम फिट करेंगे। कमर्शियल स्कूटी भी बड़ी समस्या बन देखिए, मैंने कमर्शियल स्कूटी के लिए यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के इंस्पेक्टर जो यहाँ के सीओ हैं, उनको क्या निश्चित कर दिया है कि जहाँ पर इनका निर्धारित स्थान है, जहाँ पर लाइसेंस देते हुए कहा गया था कि हम अपने ऑफिस के आगे इनको पार्क करेंगे, वहाँ से देंगे, उनको वहीं भेजा जाएगा और जो सार्वजनिक स्थल पर है उनको हटा दिया जाएगा। सर, पूरे उत्तराखंड के लिए बरसात अब बड़ी समस्या बनी हुई है, गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। और देखिए, मैंने इसके लिए अधिकारियों की बैठक बुलाई है, क्योंकि बारिश न होने के कारण हमारी फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। पहले तो मेरी बाबा केदार से, बद्री केदार से विनती है, प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह बारिश हो, नहीं तो सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उसके लिए कोई ना कोई योजना बनाकर उसके लिए सरकार काम करेगी। सर, स्थानीय आदमी से टोल टैक्स पे रजिस्ट्रियां मांगी जा रही है। मुझे अभी मेरे संज्ञान में मामला आया है। मैंने यहाँ के जो प्रशासक हैं, एसडीएम निश्चित कर दिया है कि स्थानीय लोगों से जो है टैक्स मिल जाएगा। सर, अयोध्या की अगुवाई जो है वो कौन करेगा और किस प्रकार से यहाँ से लोग जो है वो अयोध्या जाएंगे? नहीं, देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश के मुख्य हैं, वो उसके अगुवाई करेंगे। यहाँ के हमारे साधु संत हैं, वो उसकी अगुवाई करेंगे। उनकी अगुवाई में जो है रामलला के दर्शन करेंगे लोग जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा, 7 जनवरी को देहरादून में लखपति बनती दीदियां कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना देश में 2 करोड़ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा, प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वर्ष 2025 तक 1.25 लाख समूह की बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया गया है। अभी तक 40,000 से अधिक लखपति दीदी प्रदेश में बन चुकी हैं। उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से लखपति दीदी के संकल्प को मजबूती मिलेगी।
आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां लगातार जारी है। चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा अपने संगठन को मजबूत कर रही है। आज इसी क्रम में प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधानसभा विस्तारकों की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर अपनी अपनी विधानसभा के लिए रवाना किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, हमने 70 विधानसभाओं के लिए विस्तारकों को मोटरसाइकिल प्रदान की है। उन्होंने कहा, भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड बहुत बड़ा क्षेत्र है। सभी विस्तारक अपनी अपनी विधानसभा में जाकर पार्टी के कार्यक्रमों और सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे 70 विधानसभाओं में हमने अपने पूर्णकालिक दिए हैं और सबको बाइक पिछले चुनाव में हमने दी थी, इस बार हम बाइक दिए क्योंकि आखिरकार भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है। पहाड़ के जो विधानसभाएं होती हैं प्रत्येक घर तक पहुंचे, सब तक जाए, पार्टी के सारे कार्यक्रम की रचना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उस दृष्टि से आज ये बाइक हमने रवाना की है। आज से सब लोग विधानसभा क्षेत्रों में निकल चुके हैं। जी बिल्कुल, हम लोग हर घर तक जाते हैं और वहाँ पे जो भी लोग हमें मिलते हैं तो हम सरकार की योजनाओं का लाभ उनको बताते हैं। जैसे उज्ज्वला योजना या आयुष्मान कार्ड जो भी है, इन सब की जानकारी हम लोग प्रत्येक परिवारों को देते हैं। जिन्हें लाभ नहीं मिला उनको इसका लाभ मिले, हम लोगों को इसलिए ही भेजा जाता है कि ये सब काम हम उन लोगों को बताएं। बढ़ते आगे, एक तरफ भाजपा जहां अलग अलग सम्मेलन से लोगों को जोड़ने की कोशिश जोरों शोरों से कर रही है, वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। जिला सम्मेलन के बाद अब कांग्रेस विधानसभा SC/ST पूर्व सैनिक सम्मेलन करके वोटर्स को जोड़ने का काम कर रही है। इसके साथ साथ बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सभी क्षेत्रों में इसकी अध्यक्षता खुद प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस दिन प्रतिदिन मजबूत होती नजर आ रही है, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव की 5 सीटों की जीत का रास्ता आसान दिख रहा है। कौन यात्रा निकाल रहा, कौन नहीं निकाल रहा, ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं केवल इतना कह सकता हूं, कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे लगभग 90% हमने जिला सम्मेलन समाप्त कर दिए हैं सारे लोकसभा क्षेत्रों। केवल हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र अभी बचा हुआ है। देहरादून और हरिद्वार के जिला सम्मेलन होने हैं। इसके बाद हमारे इस महीने विधानसभा के सम्मेलन चल रहे हैं, हमारे अनुसूचित जाति के सम्मेलन चल रहे हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिकों के सम्मेलन चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। माननीय अध्यक्ष जी ने सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करने का कार्यक्रम चलाया है और अध्यक्ष जी के साथ सारे वरिष्ठतम नेतागण जिला सम्मेलनों में सम्मिलित हो रहे हैं और सब जगह जा रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। अमूमन तौर पर पुरुषों द्वारा वाहन चलाना देखा जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाएं इस दौर को बदलते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें, राजधानी देहरादून के RTO कार्यालय में बीते वर्ष 2023 में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा महिलाओं द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के आवेदन किया है। इस बात को लेकर देहरादून के RTO शैलेश तिवारी ने कहा कि वर्ष 2023 में 8,500 ड्राइविंग लाइसेंस बने हैं, जिनमें से 2,000 से अधिक लाइसेंस महिलाओं के हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं को वाहन चलाने को लेकर निःशुल्क ट्रेनिंग भी दी जा रही है और हमारा यह प्रयास है कि आगे चलकर महिलाएं टैक्सी भी चलाएं। हाँ, अब इस मामले में जागरूकता काफी बढ़ रही है। पहले जब हम लोग देखते थे तो काफी कम महिलाएं मिलती थी सड़कों पे गाड़ी चलाते हुए, लेकिन अब महिलाएं काफी आगे निकल कर आ रही हैं। ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है और देहरादून में तो महिलाओं में ड्राइविंग सीखने के प्रति जो क्रेज है वो काफी बढ़ता जा रहा है। हमारे RTO ऑफिस देहरादून में इस साल भी 8,500 ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक बने हैं, जिनमें 2,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस महिलाओं के। मेरा सुझाव है कि महिलाएं और भी आगे आएं। परिवहन विभाग हमेशा तत्पर है उनको सेवा देने के लिए और परिवहन विभाग ने ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी शुरू कर रखा है। अभी हम लोग एक बैच को IDTR झाझरा में ट्रेनिंग दे रहे हैं। 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रेनिंग है वो। उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को ट्रेन किया जाए और वो आगे टैक्सी चलाएं, आत्मनिर्भर भी बने। तो यह हमारा प्रयास रहेगा और इसमें हम लोग काफी सफल होंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार योजनाओं पर योजनाएं निकालते रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से होम स्टे की योजना निकाली गई थी, जो कि लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रही है।
होम स्टे लाभार्थियों का मानना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से होम स्टे की योजना एक मील का पत्थर साबित हो रही है, क्योंकि इससे बेरोजगारों को रोजगार अपने घर पर ही मिल रहा है। इस योजना से कहीं न कहीं पलायन रोकने में भी महत्वपूर्ण योजना होम स्टे की बताई जा रही है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में भी होम स्टे खोलने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे और लगातार पहाड़ी क्षेत्र में पलायन को रोकने के लिए होम स्टे की योजना चलाई गई है। तो अच्छा है कंचन होम स्टे, मतलब जो होम स्टे सरकार ने लागू की है बहुत अच्छी योजना है। लेकिन हम ये चाहते हैं जैसे 5 या 6 कमरे ही अलाउ करते हैं, ये ज़्यादा कमरे दें तो ज़्यादा फायदा होगा इसमें, क्योंकि 5-6 कमरे बहुत कम है। तो मेहनत पूरी करें और 5 कमरे ही हमें मिले वो थोड़ा सा कम है। अदरवाइज बहुत अच्छी योजना है, छोटी छोटी जगहों में भी खुल सकते हैं। और ये भी अच्छा है कि खुद हम चलाते हैं, हम किसी को लीज नहीं दे सकते। ये भी भावना इसमें अच्छी है कि जो भी आएगा तो हम खुद देखेंगे तो प्रॉपर वे में चला पाएंगे। इसलिए हमें योजना तो अच्छी लगी। हम हमारे आप रिव्यूज़ दे सकते हैं, रिव्यूज़ देख सकते हैं कि कैसे, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं ना। मैंने वही कहा कि होटलों में तो मैनेजर रखे हुए हैं, वो दिखाते हैं। अब मैनेजर का है वो खुद अच्छी तरह दिखा पाता है कि नहीं। तो इसलिए होम स्टे में यही फ़ायदा है। मैं फिर से वही दोहराऊँगा कि हम खुद देखते हैं लोगों को, पर्यटन को, कि उनमें क्या कमी है, क्या उनको ज़रूरत है, तो उनको अच्छी तरह देखा जा सकता है। होटलों में थोड़ा महंगा पड़ता है, उनको लगता है कि होम स्टे सस्ता पड़ेगा, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो हमारे रिव्यूज़ देखिए, मेरे 15 साल हो गए ये काम करते हुए, तो वो हर समय खुश होकर जाते हैं। हमारा मकसद ये है कि खुश होकर जाएं और वो खुश होकर जाते हैं। ये अभी 3-4 महीने ही हुए हैं। तो किस तरह की योजना देखते हैं सरकार की जो होम स्टे की योजना निकाली? नहीं, योजना तो उन्होंने ठीक निकाली है, पर अभी इसमें बड़ा काम करने की जरूरत है। जैसे कि मतलब जो कस्टमर वगैरह आ रहे हैं, एक तो पहले उनको पता ही नहीं होता है ना, एडवर्टाइजमेंट की कमी है एक तो, और दूसरा फिर जो लोग आते हैं वो अपने रेट लगाते हैं, जो गवर्नमेंट ने रेट दे रखे हैं उस पर तो वो ध्यान ही नहीं देते। कभी कभी तो इतने बोल देते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि दें कि ना दें। और जबकि हमने इसमें सारी सुविधाएं दे रखी हैं उनको, एसी से लेके कूलर, एसी सब दे रखा है, गीजर दे रखा है, पानी की सुविधा दे रखी है, सब कुछ है यहाँ पे। होटल से ज्यादा अच्छा रखा हुआ है हमने। अपनी तरफ से हम कोशिश यही करते हैं कि जितना हम कमाएं तो उससे ज्यादा हम लगाएं इस पे ना, पर यह है कि उतना वो नहीं मिल रहा है इसका। बहुत कम रूम अलाउ कर रखे हैं इन्होंने। रूम भी थोड़े बढ़ाने चाहिए इनको, और सुविधाएं भी देनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। काफी सारी चीजें हैं जिस चीज की कमी है। एक हमारी सिक्योरिटी की कमी है, सेफ्टी की कमी है, इन सब पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार तो बहुत अच्छे लोग आते हैं। ऐसा ही है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है ना, कभी अच्छे लोग भी आते हैं, कभी हमारे बहुत खराब लोग भी आते हैं, तो धमकी देने लग जाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, ये करते हैं, सो करते हैं, और नियम मानते नहीं है कोई भी। वो कहते हैं गवर्नमेंट के नियम नहीं चलेंगे, हमारे अपने नियम है। जैसे अब गवर्नमेंट ने नियम बना रखा है कि चेकआउट और चेक इन का टाइम है कि 12 बजे अगर चेकिंग हो रहा है तो 11 बजे हम सुबह चेकआउट कहते हैं उनको। तो वो जैसे सुबह 5 बजे आ जाएंगे तो मानेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं 24 घंटे का चेकआउट चाहिए। तो उसमें हमें फिर परेशानी हो जाती है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो परेशान करती हैं। और फिर अकेले संभालना भी थोड़ा सा ये लगता है कि थोड़ी सेफ्टी होए, गवर्नमेंट की तरफ से हमें थोड़ी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल देता है सर, खाना भी देता है, सब कुछ देता है, पर हमें उस हिसाब से पैसा नहीं देते लोग, जिस हिसाब से हम उन्हें खाना प्रोवाइड कराते हैं। वो चाहते तो सब कुछ 5 स्टार जैसा है, पर जब पैसे मांगने की बात आती है तो 600-700 तक आ जाते हैं। तो इसमें हमारा नहीं हो पाता ना गुजर बसर। हमने बिजली का बिल भी देना है, पानी का भी देना है, सब चीजों का देना है, तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल पड़ जाती है कि हम कैसे एडजस्टमेंट बैठाएं। सरकार की तरफ से तो किस तरह देखते हैं आप? अच्छी नहीं, योजना तो ठीक नहीं, योजना उन्होंने बहुत सही चलाई है, पर अभी उसका लाभ नहीं पा रहे हम लोग ना। जिस चीज का थोड़ा हमारे ऊपर ध्यान दें, आए देखें कि हमें किस चीज की कमी है, थोड़ा सा इस तरह का रुझान रखें ना कि हाँ जी हेल्प करने वाला। जैसे मोदी जी की सारी योजनाएं होती हैं तो उसमें ये होता है कि वो बहुत ध्यान देते हैं हर चीज पे, तो वो चीज नहीं देख पा रहे हम यहाँ पे ना। और पर्यटन तो कम है ही है, क्योंकि अब हर जगह ही इतना हो गया। अब जैसे अभी न्यू ईयर था तो न्यू ईयर में ना के बराबर ही लोग आए होम स्टे में, और नहीं तो कभी कभी तो जब पहले होता था तो पहले पूरा भर जाता था, अब इस बार नहीं भरा। और ट्रैफिक कितना होता है आजकल। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे गवर्नमेंट ध्यान देगी तो ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छी योजना है। हम पे अच्छा काम करेंगे हम लोग भी मिलके उनके साथ, तो थोड़ा सा हमें सुविधाएं दें उस हिसाब से ना।
बहुत बढ़िया, टूरिस्ट यहाँ खुश हो जाता है, रीजनेबल रेट पे उसे रूम मिल जाता है। बड़े बड़े रूम होते हैं, शेयरिंग कर लेते, 4-5 लड़कियाँ एक रूम में रुक जाते हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी देखा जाए इस योजना से कहीं ना कहीं जो पलायन है वो भी रुकता हुआ, हाँ जी, वो भी रुक रहा है। हाँ जी, क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं कि अच्छी बात है, होम स्टे खुलवाना अच्छी बात है। आप कहीं अफोर्ड होटलों का नहीं कर सकते, अब किसी बिजनेस के सिलसिले में घूमने के सब पर्पज से लोग आते हैं, तो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते होम स्टे, थोड़ा रीजनेबल रेट भी होता है, तो अच्छी बात है। हाँ, हमें भी फायदा है, अपना घर में ही है, और ऐसे गढ़वाल मंडल से पास है, और अपना रोजी रोटी का जुगाड़ हो रहा है। बढ़िया, देखिए अच्छी शुरुआत है। हमारे उत्तराखंड में जो हमारे धामी जी हैं, मुख्यमंत्री जी, युवा मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लागू करी है उत्तराखंड में, और उसी में से ये भी, इस योजना को भी अगर एक अच्छे रूप से देखा जाए तो इसमें एक अच्छे बेहतर रिजल्ट निकल के आ सकते हैं हमारे प्रदेश के लिए। क्योंकि जब भी कोई बड़ा पर्व होता है, कोई बड़ा मौका होता है, तो हमारे यहाँ जो होटलों में जो पर्यटक वगैरह जो विदेश से आते हैं, उनके रहने के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है, बहुत सारे उनके चार्ज उनको देना पड़ता है। और जबकि हमारे प्रदेश के लिए फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि जब पर्यटक आते हैं तो हमारे यहाँ व्यवसाय के बढ़ने के चांस हो जाते हैं, इनकम के स्रोत बढ़ जाते हैं। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो ये होम पर्यटक योजना जो है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि लोग अपने घरों में एक होटल जैसी सुविधा अगर आप टूरिस्ट को देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके इनकम का स्रोत भी बढ़ता है, और जो बाहर से टूरिस्ट आता है तो उनकी जेब का खर्च भी कम हो जाता है। तो ये अगर एक अच्छे नज़रिए से देखा जाए तो प्रदेश के लिए बहुत अच्छी करी है योजना, अच्छी है, लेकिन यह है कि धरातल स्तर पर आए तो उसके कुछ परिणाम सकारात्मक रूप में देखने को मिलेंगे, तभी इसके बारे में कोई भी कुछ कह पाएगा। ये योजना जो धामी सरकार द्वारा लाई गई है एक अच्छी योजना है, इससे लोग जुड़ रहे हैं, और इसमें होटल और उसमें जो है ये घर जैसी सुविधा, कम पैसे में घर जैसी सुविधा मिलेगी होम स्टे योजना से, और इसका आम आदमी को काफी लाभ मिलेगा और लोग रोजगार से भी जुड़ेंगे। बढ़ते आगे, जसपुर में सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर प्रगतिशील महिला एकता केंद्र और प्रगतिशील भोजन बाता संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस निकाला और उप जिलाधिकारी जसपुर को अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा और अपने और शासन के स्तर से समस्याओं के निराकरण की बात की है। वहीं प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की कार्यकर्ता शहिस्ता ने बताया कि भोजन माता लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया था कि भोजन माता का मानदेय 5,000 किया जाएगा, लेकिन अभी तक घोषणा अधर में लटकी हुई है। कुछ स्कूलों में भोजन माता अभी भी चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर है और खाने के साथ साथ उनसे टॉयलेट और फील्ड भी साफ कराया जाता है। उन्होंने भोजन माता को स्थायी करने और न्यूनतम मानदेय 15,000 करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वह उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। जो है लंबे समय से संघर्ष कर रहा है और जो है वो आज जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आया हुआ है। पूर्व शिक्षा मंत्री ने ये बात कही थी कि हम तत्काल जो है 5,000 रुपये लागू करेंगे। वो मांग भी जो है जो घोषणा की थी वो भी अभी तक अधर में लटकी हुई है। फिर और स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में अभी भी जो है भोजन माताएं जो है चूल्हे पे खाना बनाने को मजबूर हैं और उनके अलावा जो भोजन बनाने का जो उनका काम है उसके अतिरिक्त भी उनसे काम कराया जाता है, चाहे फील्ड साफ कराना हो, टॉयलेट साफ कराना हो, या उसके अलावा भी बहुत सारे काम है जिसमें भोजन माताओं को लगाया जाता है। और वह यह है कि हमारी जो मुख्य मांगे हैं कि भोजन माताओं को स्थायी किया जाए और जो तत्काल जो घोषणा की गई थी उसको जो है तत्काल लागू किया जाए, 5,000 रुपये की जो मांग थी। और दूसरी है कि हमारा न्यूनतम वेतन जो है 15,000 लागू किया जाए और भोजन माताओं को स्थायी किया जाए। इस समय हम जो है एसडीएम कोर्ट आए हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे भोजन माताओं के साथ और आज की हम यही कार्रवाई करेंगे, उसमें एक्शन लेगी। अगर इस तरह की चीजें नहीं होती हैं तो बाकी हमारा जो है जगह जगह प्रदर्शन होते रहते हैं और यह अगर ऐसा होगा तो फिर आगे और दूसरी कार्रवाई करेंगे। भोजन माताओं द्वारा जो है अपनी कुछ सुविधाओं को लेकर यहाँ पे धरना दिया गया और एक ज्ञापन दिया गया जिसमें उनकी कुछ मांगे हैं, उसके बारे में शिक्षा विभाग से बात की जाएगी। जितना पॉसिबल है, जो अगर यदि जिला स्तर से संभव है उसको पूरा करना तो हम जिला स्तर से पूरा उसको करने के लिए प्रयास करेंगे, नहीं तो शासन स्तर पे उसको भेजा जाएगा। विकासनगर विधायक मोटा सिंह चौहान ने अपने विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकासनगर बाजार की सड़क के चौड़ीकरण और सड़क के किनारे बरसाती नाली आदि के बारे में भी मीडिया से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि विकासनगर में केंद्र सरकार के द्वारा
4 लेन की स्वीकृति मिल चुकी है और अब सभी से सलाह मशवरा करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं उन्होंने लेहमन पुल के पास सड़क चौड़ीकरण और पार्किंग बनवाने की भी बात की है। मीडिया के द्वारा हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाले भीमावाला नावघाट पुल के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में बीच में किसी किसान की जमीन आ रही है, जिसको मुआवजा दिलाकर पुल को कंप्लीट करके जनहित के लिए खोला जाएगा। दो अल्टरनेट व्यवस्थाओं पे काम कर रहा था विभाग एनएच का। एक था कि जो ये हमारा मुख्य बाजार से रोड जाती है, इसमें जो दोनों साइड नाले हैं जो कि चौक है वर्षों से, और उस वजह से बाजार के अंदर जल भराव की स्थितियाँ और सफाई की गंभीर समस्या हो गई। तो एक तो उसका पूरे नालों का अभी क्या है कि वो बंद है, वो खुलते नहीं है। उसका बाकायदा खोल करके डिसिल्टिंग होनी है, उसके कहाँ पे डैमेज है वो ठीक होना है और वो नाले, और आगे चल करके उसको इस तरीके के नहीं करेंगे कि अब उठा करके उसके ऊपर एक परमानेंट पक्का कर दिया और ताकि उसकी कभी सफाई ना हो सके। अब उसके ऊपर बाकायदा एक प्रकार से फोल्डिंग जाली वगैरह जैसे लोहे का वो बन रहा है, स्टील का वो बन के, ताकि समय समय पर उसकी सफाई हो सके, परमानेंट समाधान उसका। एक तो ये काम, ऊपर से जो हमारे पास जंक्शंस है, जैसे मान लीजिए आप किसी गुरुद्वारा गली से निकले या आप मंडी चौक से निकले या आप वहाँ पर जो इस तरीके से जंक्शन है वहाँ पर आप लांगा रोड से मुड़े, जहाँ पे ट्रैफिक जिसे कहना चाहिए मर्ज होता है, मेन हाईवे का और बाई लेन्स का ट्रैफिक मर्ज होता है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि वहाँ पे जाम की स्थिति बनती है और साइड में को रोड खुली होती नहीं है। तो इसलिए उन सब जो जंक्शन है उसको सबके एक प्रकार से उन कर्व्स को थोड़ा सा ठीक करना, खोलना। तो वहाँ पे आपने देखा होगा वहाँ चौड़ाई भी बढ़ाई जा रही है टाइल्स लगा करके, ठीक है, ताकि ट्रैफिक का एक कर्व मिल जाए, तो इधर को जाने वाला उधर चला गया, उधर को जाने वाला ऐसा, इसको कर रहे हैं। ये जनरल इम्प्रूवमेंट सर। लंबे समय से विकास नगर में पहले एक बड़े प्रोजेक्ट की ओर काम हो रहा था, मुझे विभाग ने ऑलमोस्ट फाइनली उसको कर दिया था, उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति भी हो गई थी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि दो विकल्पों पे पैरेलली काम हो रहा था। कई सालों से आप जैसे सुन रहे होंगे कि विकास नगर का अब जो हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कैरिंग कैपेसिटी वो अब इतनी नहीं है कि यहाँ का जो ट्रैफिक का फ्लक्स है उसको बियर कर सके। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।